Hello, my dear student of 11th class and all those students who have given the board examination 22-23 in 10th class। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त हुआ होगा। आपने फुल एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ एग्ज़ाम को दिया होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इसके बीच में हम लोगों को समय को नष्ट नहीं करना है। वी शुड नॉट टू किल द टाइम। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट और कीमती है। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी स्ट्रीम को आगे चल कर के मेडिकल साइंस को अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल साइंस में अपने करियर को बिल्डअप करना चाहते हैं, उनके लिए बायोलॉजी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इस सीरीज में मैं रामजी सर, आपका कीमो बाय रामजी सर पे, और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस दुल्लापुर में आपका जो है स्वागत है। और इसके थ्रू माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने शुरू किया है 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसमें कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम और दूसरा है प्रॉपर इंडिविजुअल एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम का डिस्कशन। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपके सामने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं रामजी सर, MS फॉर्म गेट 2008 आई हैव बीन क्वालिफाइड। और एक बार फिर से आपका वेलकम है कीमो बाय रामजी सर पे और ऑफलाइन कोचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस दुल्लापुर पे। तो आइए इसी के साथ हम लोग शुरू करें माय डियर स्टूडेंट। तो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंट फाइलम के इंडिविजुअल कैटेगरी को डिस्क्राइब करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनिमल को क्लासिफाई करने का क्या बेस है। एनिमल को क्लासिफाई करने का क्या बेस है माय डियर स्टूडेंट। और इसके आगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में, वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसके अंदर डिफरेंट फाइलम्स हैं, पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक, 1 बाय 1 करके इसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कवरेज करेंगे स्पेशली ऑल द एक्सक्लूसिव पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड देयर इनटू द एनसीईआरटी। तो आज के इस पार्ट में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करें, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है। तो एनसीईआरटी कहती है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स। जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल दिखाई देते हैं, जिनका जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, डिफरेंट क्या होता है, फॉर्म्स होता है। व्हाट इट मीन्स कि जब हम लोग अपने आसपास के चारों तरफ देखते हैं तो हमको पंछी दिखाई देते हैं, हमको एनिमल में जो है बर्ड्स हैं, कैटल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमको एनिमल दिखाई देते हैं, जिसमें कि उनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स है और अलग अलग उनका फॉर्म है। इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से बायोलॉजी को एक और सब्जेक्ट, एक और नाम से जानते हैं, और उसका नाम क्या है, तो दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो माय डियर स्टूडेंट,
एनसीईआरटी आगे कहती है एज ओवर अ मिलियंस स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अब तक जो है एनिमल की डिफरेंट मिलियंस लाखों स्पीसीज को डिस्क्रिप्शन किया जा चुका है। द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर इम्पॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं टू बी अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर डिफरेंट एनिमल्स, ताकि हम इस पर्टिकुलर अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हैं, इस बायोडाइवर्सिटी को माय डियर स्टूडेंट हम लोग समझ पाएँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग द सिस्टमैटिक पोजीशन। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक पोजीशन क्या मतलब है? सिस्टमैटिक पोजीशन मतलब ये कि पर्टिकुलरली एक जो एनिमल है दूसरे एनिमल से किस तरीके से इवॉल्व हुआ है या किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम लोगों को भी समझना है, जिसमें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So now we'll just discuss in detail what the basis are the classification one by one। तो अभी इस पर्टिकुलर इन स्लाइड्स में हम लोगों ने ये समझा कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ज़रूरी है हमको एनिमल के पर्टिकुलर नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसकी पोजीशन को समझने में क्लासिफिकेशन जो है पर्टिकुलरली हेल्प करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, so in spite of the differences in the structure and form of the different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of the cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive and circulatory as well as the reproductive system। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि एनिमल के अंदर अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के बावजूद भी उन डिफरेंट एनिमल्स के बीच में कुछ न कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और कनेक्टेड माने जाते हैं। और इवोल्यूशन को समझने में ये आसानी होती है कि आखिर ये एनिमल पर्टिकुलर जो जीव है वो इसके पहले वाले जीव से इवॉल्व हुआ है। इसके अंदर जो है डिफरेंट जो कॉमन जो चीज़ें हैं वो कॉमन चीज़ क्या है उसको वन बाय वन समझें कि जो कैसे एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। तो दे हैव बीन एसोसिएटेड विद द रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव एज वेल एज द सर्कुलेटरी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन डिफरेंट पर्टिकुलर सिस्टम्स के साथ ये जो है एनिमल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जिसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। दीज फीचर्स आर यूज्ड एट द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं माय डियर स्टूडेंट, इनको अपने दिमाग में रख लेना रख लेना है। और इन्हीं फीचर्स के द्वारा ये जो एनिमल्स हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और यही जो फीचर्स हैं इन एनिमल को क्लासिफाई करने में सहायता करते हैं। कुछ फीचर्स जो हैं कॉमन होंगे, कुछ फीचर्स में डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस एंड सिमिलरिटी के बेस पे इन एनिमल को पोजीशन किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और इसी पर्टिकुलर साइंस के टर्मिनोलॉजी को क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। सो सम दीज आर डिस्कस्ड हियर। ये जो क्लासिफिकेशन के जो लेवल हैं, किस बेस पे जो है एनिमल एक दूसरे से क्लासिफाई होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को समझना है। तो ये टोटल हमारे पास 6 जो है पैटर्न हैं, 6 जो है पैरामीटर्स हैं, जिसके बेस पे हम लोग एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीट का जो है क्वेश्चन है। इसमें आप जो है एक सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा
क्लासिफिकेशन का पैटर्न नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो याद रखना है, दिमाग में रखना है, टोटल कितने पैटर्न है, टोटल कितने जो है पैरामीटर्स हैं। तो टोटल 6 पैरामीटर हैं। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है बॉडी ऑफ सिमेट्री, तीसरा है एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलपमेंट, डिप्लोब्लास्टिक एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है सीलोम, पांचवा है बॉडी सिगमेंटेशन और छठा है नोटोकॉर्ड। कैसे याद रखना है? तो दिमाग में याद रखना है LSD लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सिगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। इस पर्टिकुलर 6 पैरामीटर को अपने दिमाग में हम लोगों को रख लेना है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में काम आते हैं। तो 1 बाय 1 फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है सीलोम, पांचवा है सिगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इस पहले 6 पैरामीटर्स को याद करेंगे और कॉपी में लिखने के बाद, बार बार लिखने के बाद इस वीडियो को रिज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो पहला हमारे पास जो पैरामीटर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी क्या है बाबू? सो दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर। एनिमलिया का मतलब प्लूरल वर्ड है एनिमल्स के लिए। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि एनिमल के अंदर जो सिंगल यूनिसेलुलर जो सेल जो है ऑर्गेनिज्म आता है उसको अलग से एक अलग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ प्रोटोजुअन्स में रखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पर्टिकुलरली एनिमलिया के अंदर जो है, एनिमल्स के अंदर जो एनिमल्स किंगडम के अंदर जो है जो जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इस पर्टिकुलर लाइन को, इम्पॉर्टेंट लाइन को समझ लेना है कि मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन उन जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, पोरीफेरेंस के अंदर यानी जो स्पॉन्ज हैं, द सेल्स आर अरेंज लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट्स का मतलब सपोज दैट यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे एक सेल हो गया, एक यहाँ पे एक सेल हो गया, यहाँ पे एक सेल हो गया, यहाँ पे ये सेल हो गया। तो इन जो सेलों के बीच में, इन सेल्स के बीच में जो लूज एग्रीगेशन होता है यानी एसोसिएशन होता है, लेकिन ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का काम क्या है? तो सिमिलर हैं। कभी कभी इन सेल्स के बीच में जो है आ जाएगा लेवल ऑफ डिवीजन आ जाएगा। तो लिखा है कि दे लूज सेल्स एग्रीगेट, दे एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सम डिवीजन ऑफ लेबर और एक्टिविटी अमंग दिस सेल्स। तो दिस डिवीजन ऑफ लेबर, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बाबू? तो डिवीजन ऑफ लेबर या इसी को हम लोग डिफ्रेंसिएशन के नाम से जानते हैं कि कुछ जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं पर्टिकुलर एक काम को करने में। सो सच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ डिवीजन। तो स्पॉन्जेज में सारी की सारी जो सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा टाइट एसोसिएशन नहीं होता है। उनके जो सेल्स हैं आपस में लूजली हेल्ड होती हैं, एग्रीगेट होती हैं, लूजली हेल्ड होती हैं, एग्रीगेट होती हैं, और उन सेल्स के बीच में कुछ न कुछ जो है इस स्पेसिफिकेशन आ जाता है जिसको कि हम लोग लेवल ऑफ डिवीजन कहते हैं। और इस प्रकार से स्पॉन्जेस के अंदर जो है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन इन केस ऑफ द सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट जो अगला जो है निडेरियन सिलेंट्रेट फाइलम है, उसमें जो है अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। यदि हायर लेवल पे चलेंगे, पोरीफेरेंस से अगला हायर लेवल का जो फाइलम है वो कौन सा है? तो वो क्या है? सिलेंट्रेट्स है। और उसके अंदर जो सेल का जो एग्रीगेशन होता है वो और ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी सेल आपस में पास में आकर के जुड़ने लगती हैं। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द
टिश्यू। टिश्यू का यहाँ पे डिफिनीशन भी हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द डिफिनीशन ऑफ द टिश्यूज। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सेल्स हैविंग द सेम फंक्शन। तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट्स में होता है, याद रखेंगे। सिलेंट्रेट्स में किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी सेल आपस में जुड़ करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करने लगती हैं। बट इन द केस ऑफ द पोरिफेरस स्पॉन्जेस द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज एट द सेलुलर लेवल। यदि हम आगे बात करें, एनसीईआरटी कहती है स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन organ level is exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form the organ and these specialize to form the particular function। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज लेवल पे ऑर्गन लेवल का होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइला जो है उसके अंदर जो है ऑर्गन लेवल का जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन उससे आगे यदि हम बात करें तो वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन एनिमल्स, याद रखेंगे, इन एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, लाइक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म एंड chordates, organs have associated to form the functional systems, each system concerned with the specific physiological function, and this particular is called as the organ level of organization। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बाबू? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करते हैं, कि स्पेसिफिक एम को परफॉर्म करते हैं, और इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस फाइलम में पाया जाएगा? तो ये है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इन ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी भले ही डिफरेंट फाइला के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़, डिफरेंट टाइप की जो है विभिन्नताएं, डिफरेंसेस देखने को मिलती है, और इसी को हम लोग आगे समझेंगे इन दिस चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग। यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो डाइजेशन के अंदर जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको कि हम लोग जीआईटी की बात करते हैं, जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जीआईटी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ दिस प्लेटीहेल्मिन्थीज ओनली सिंगल ओपनिंग इट विल बी, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब सिर्फ एक तरफ से खुलेगी और इसी से फूड का एंट्री होगा और इसी से जो है एक्सक्रीटा या डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो बाहर जाएगा। यानी this will be as act as the single opening to outside of the body and serve as both mouth and anus, and that's why such kind of the digestion is called as the incomplete digestion। यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो जीआईटी जो ट्रैक है, जो ट्यूब है, जीआईटी का जो ट्यूब है वो जो है सिंगल ओपनिंग होगी और उस सिंगल ओपनिंग से ही फूड की एंट्री और जो है एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा। यानी इस प्रकार के डाइजेशन को जहाँ पर कि सिर्फ सिंगल ओपनिंग हो, सच काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विल कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देयर विल बी द टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। पर्टिकुलरली अभी हमने कहा कि ये जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दो ओपनिंग होगी, एक ओपनिंग होगी फ्रंट साइड में और एक ओपनिंग होगी एंड साइड में, बैक साइड में। जो फ्रंट साइड से यानी इसको जो है जहाँ से फूड का एंट्री होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। और जहाँ से एग्जिट होता है डाइजेशन के बाद मटेरियल बॉडी से बाहर निकलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनस कहेंगे। तो इस तरीके से जीआईटी के अंदर दो ओपनिंग होती है, एक फ्रंट ओपनिंग हो गई और एक जो है बैक ओपनिंग हो गई। फ्रंट ओपनिंग से जो है फूड का एंट्री होता है और बैक ओपनिंग से एक्सक्रीटा बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जो फ्रंट ओपनिंग है उसको माउथ और बैक ओपनिंग को हम लोग एनस कहते हैं। और सच टाइप ऑफ टू ओपनिंग हैविंग टू ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस प्रकार के टू ओपनिंग वाले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं कॉर्डेट्स से लेकर के और हमको कहाँ तक मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग तक मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको समझ में आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो है अलग अलग टाइप का होगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होगा। सिमिलरली यदि हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, इफ विल टॉक अबाउट इन केस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है कि इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथड इन इट। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहाँ पे मान लें कि ये एक प्रकार का क्या है, हार्ट है, और यहाँ पे जो है ये छोटी छोटी सेल्स या टिश्यू हैं, तो इन सेल्स और टिश्यू को ब्लड चाहिए। तो ये ब्लड जो पंप किया जाएगा किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा। और इस पर्टिकुलरली सिस्टम को हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हार्ट हो गया हमारा, तो यहाँ से जो ब्लड जो चल रहा है वो बिना किसी वेसल के थ्रू एक शावर के तरीके से, जैसे शावर लगा होता है, इमेजिन कीजिए कि आपके बाथरूम में जो शावर है वहाँ से पानी बहुत फोर्स के साथ जो है निकलता है और उसके अंदर से हम लोग जो है ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्ट्रीम बनती है और उसमें हम लोग नहाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से उस शावर को हम लोग जो है कि कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्या है, हार्ट है। और उसके नीचे जो हम लोग खड़े हैं या कोई भी बंदा खड़ा है, नहा रहा है, स्नान कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, टिश्यू और सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपके शरीर तक पानी आने के लिए कोई पाइप की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेसल्स या कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है सेल्स जो है ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती हैं। और सच काइंड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज द ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इन क्लोज टाइप, दूसरे टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन केस ऑफ दिस वन जो है ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स हैविंग वेरिंग डायमीटर। और इन वेसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरीज, वेन्स या फिर कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे आर्टरीज होगी, जहाँ पे वेन्स होगी, जहाँ पे जो है कैपिलरीज होगी, उस केस में क्या होगा, सच काइंड ऑफ द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द क्लोज टाइप। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम मान लें कि ये हार्ट है और यहाँ से हार्ट से जो है डिफरेंट पाइप्स निकली रहती हैं और हार्ट को डिफरेंट पाइप्स अप्रोच करती हैं। जो हार्ट के तरफ पाइप आती हैं उनको हम लोग वेन्स के नाम से जानते हैं, जो हार्ट से दूर पाइप जाती हैं उनको हम लोग आर्टरीज के नाम से जानते हैं, ओके। और आर्टरीज और वेन्स फाइन कैपिलरीज में डिवाइडेड होती। तो इस तरीके से इस हार्ट से डायरेक्टली ब्लड बाहर नहीं निकलता है, वो किस में निकलता है, वो जो है कि ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और वेन्स और आर्टरीज में होके जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास है सिमेट्री। सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है बाबू, तो बॉडी की जो सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब होता है बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। यदि हम बॉडी को किसी भी पर्टिकुलरली सेक्शन से यदि हम काटते हैं और वो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में, बैलेंस्ड पार्ट में, पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, तो कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, सिमेट्री है। और यदि वो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में टू इक्वल हाफ्स में नहीं काटी जा सकती तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, जो है अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्री का मतलब, आई होप दैट कि आपने समझा होगा, सिमेट्री का मतलब होता है कि बैलेंस्ड स्ट्रक्चर
इन 2 हाफ्स और इक्वल हाफ्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्जेज आर मोस्टली असिमेट्रिकल। जितने भी पोरिफेरंस हैं, स्पॉन्जेज हैं, वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में काटा नहीं जा सकता। तो लिखा है कि एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, अ सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द अनसिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किलिकोसोलोनिया या फिर इस तरीके से स्पॉन्जिला स्पॉन्जिया है, इनको यदि हम 2 इक्वल हाफ में से किसी भी तरीके से यदि काटें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाती हैं, और इस तरीके से इस प्रकार के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनसिमेट्रिकल बॉडी कहते हैं। चलिए, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, याद रखेंगे, ऑफ द बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इन 2 इक्वल हाफ्स, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री। यानी सेंट्रल एक्सिस से आप सेंटर से पास करते हुए इसको आप किसी भी 2 इक्वल हाफ्स में काटिए, तो इस प्रकार के सिमेट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है CCE यानी सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। याद रखेंगे ये तीनों ही जो है आपके जो है किस में पाए जाएंगे, रेडियल सिमेट्री के अंदर एनिमल पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेफ्ट आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली इन 1 प्लेन दैट इज एग्जिबिटेड, दैट इज कॉल्ड एज द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर जो है देखिए, यदि आप इस बॉडी को, एनिमल की बॉडी को 2 लेफ्ट एंड राइट, ओनली लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट्स में यदि आप काट पाएँ तो इस प्रकार के सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, फाइलम एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स के अंदर, माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पैरामीटर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर है एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में यानी 2 लेयर बनती हैं, तो सच टाइप ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड एज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। 2 एम्ब्रियोनिक लेयर कौन सी होगी, तो एक होगी एक्टोडर्म और दूसरी होगी एंडोडर्म। एक्टो का मतलब होता है, याद रखेंगे, एक्टो का मतलब होता है बाहर वाला, एक्सटर्नल, और एंडो का मतलब होता है क्या, एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी इंटरनल। तो जितने भी एनिमल डिप्लोब्लास्टिक वाले होते हैं उनके अंदर 2 ही टाइप की जो है लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक। एक होगी एक्सोडर्मल और दूसरी होगी एंडोडर्मल, एक्टोडर्म एंड एक्सोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के एम्ब्रियोनिक लेयर होगी, और इसका जो फाइलम है याद रखेंगे कौन सा है, सिलेंट्रेट्स। इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अनडिफ्रेंशिएटेड लिखा हुआ है, देखिए एनसीईआरटी लिखती है एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर दैट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो सवाल है नीट में कई बार आ चुका है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ टिश्यूज या लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है, उस लेयर का नाम क्या है, मीजोग्लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बाहर वाली जो लेयर है वो एक्टोडर्म है, अंडर वाली जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म, दिस लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। और बीच की जो ये लेयरिंग है, बीच की ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, मीजोग्लिया के नाम से जानेंगे। सिमिलरली यदि इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक थर्ड लेयर, देखिए ये जो है इस कलर का जो है एक थर्ड लेयर जो है प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग मीजोडर्मल या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मीजोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर देखिए दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ थर्ड जर्मिनल लेयर दैट इज कॉल्ड एज द mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called as the ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और इसका एक एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेट्स तक के जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है क्या, सीलोम।
So presence or the absence of the cavity between the body wall and the gut wall is very important in the classification. तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें, जैसे अभी हमने कहा कि ये जो बॉडी है, बॉडी किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की जो बॉडी है बाबू, वो बताई जाती है कि ये एक ट्यूब हो गई, एक ये ट्यूब है, ये बाहर वाली जो ट्यूब है इसको हम लोग बॉडी वॉल बोलते हैं। और इस बॉडी वॉल के अंदर एक और ट्यूब होती है जो कि डाइजेशन में, यानी अभी हम लोगों ने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसी को गट वॉल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? गट वॉल बोला जाता है। तो किसी भी एनिमल की जो बॉडी है इस तरीके से ट्यूब विद इन ट्यूब की प्लान के तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अंदर वाली जो ट्यूब है उसको गट वॉल और बाहर वाली जो ट्यूब है उसको बॉडी वॉल के नाम से जाना जाता है। यदि इस बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में यदि जो स्पेस है, यदि इस स्पेस के अंदर कुछ टिश्यू प्रेजेंट हैं तो इसी पर्टिकुलर प्रेजेंट टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? सीलोम के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सीलोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल is very important in classification. This body cavity which is lined by mesoderm is called as the coelom. तो याद रखना है कि इस बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस के अंदर यदि मेसोडर्मल जो है ओरिजिनेटेड टिश्यू पाए जा रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर प्रेजेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। सो एनिमल पजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर इस प्रकार इस मिडिल पोर्शन में सीलोम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीलोमेट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल है एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। तो एनिलिडा से लेकर के और कॉर्डेटा तक, एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं उनके बॉडी के अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट द स्कैटर्ड पाउच बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ एनिमल के अंदर मेसोडर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ एनिमल के बॉडी के अंदर जो बीच की जो कैविटी उसमें मेसोडर्म होता है, लेकिन वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। स्कैटर्ड मेसोडर्मल जो सीलोम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम के नाम से जानते हैं। उनकी लाइनिंग नहीं होती है। द एनिमल पजेसिंग देम आर कॉल्ड एज द स्यूडोसीलोमेट्स। और याद करिएगा, याद रखना कि स्यूडोसीलोमिक जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल क्या है? एस्की हेलमिंथीस। तो यहाँ से इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए बाहर की ये एक्टोडर्म, इस बीच में जो है जो सीलोम जो है लाइन प्रेजेंट है, सीलोम की लाइनिंग प्रेजेंट है। स्यूडोसीलोम के अंदर जो है ये स्कैटर्ड मैनर में पाया जा रहा है, सीलोम स्कैटर्ड मैनर में प्रेजेंट है यहाँ पे। जबकि एसीलोमिक के केस में कोई भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म या इन लेयर के बीच में, तीनों लेयर के बीच में देखिए एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और इनके बीच में कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? असीलोमिक एनिमल हो गए। तो सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और असीलोमेट में हम लोगों ने डिफरेंस समझ लिया। एंड दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इट्स कॉल्ड एज असीलोमेट। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया कि प्लेटीहेलमिन्थीज है। आइए अगला पैरामीटर है सिगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सिगमेंट विथ सीरियल रिपीटिशन। इस चीज़ को याद रखना है, सिगमेंट विथ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ एनिमल की जो बॉडी है वो रिंग लाइक, एक रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई, ये तीसरी रिंग हो गई, चौथी रिंग हो गई। इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। और इस तरीके से बाहर और अंदर, ये देखिए यहाँ पे सिगमेंट एक लग रहा है कि एक सिगमेंट, फिर दूसरा ये जो है यहाँ पे दूसरा पार्ट हो गया, यहाँ पे तीसरा पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ एनिमल की जो बॉडी है इनसाइड और आउटसाइड सिगमेंटेड होती है, बटी होती है
स्मॉल स्मॉल रिंग के रूप में होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। स्पेशली ये किस में पाई जाती है, अर्थवर्म के अंदर, एनिलिडा के अंदर, इसीलिए एनिलिड्स का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अर्थवर्म में द बॉडी शोज दिस पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड एज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। what is called, this is called as the metameric segmentation and this phenomena is called as the metamerism। याद रखें माय डियर स्टूडेंट, आपको 11th क्लास के केमिस्ट्री के सेक्शन में आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर टॉपिक में एक बार फिर से इसको मेटामेरिज्म को पढ़ना होगा, लेकिन वहाँ पे केमिस्ट्री में मेटामेरिज्म का मतलब अलग है और यहाँ पे बायोलॉजी में मेटामेरिज्म का मतलब है बॉडी सेगमेंटेशन। Last and one of the most important parameter to be classify the animal, that is what, notochord। So notochord is what the notochord is, notochord is mesodermally, याद रखना फर्स्ट पॉइंट, mesodermal origin होती है, rod like structure होता है, formed on the dorsal side of the embryonic development in some animals। तो याद रखना है मेजोडर्मल, रॉड लाइक स्ट्रक्चर और डॉर्सल साइड होता है। तो कॉर्डेटा का ये फीचर है, जितने भी कॉर्डेट्स फाइलम में होते हैं तो उसमें नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से, ये जो डॉर्सल पोजीशन में अपर साइड ऑफ द बॉडी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एनिमल के लाइफ स्टेज में यदि किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में यदि ये नोटोकॉर्ड है तो इस प्रकार के एनिमल को हम लोग कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। सो एनिमल विथ नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड एज द कॉर्डेट्स। Those animal which do not have this structure is called as the non-chordates। non-chordates का जो एग्जाम्पल है वो आपके कौन कौन से हैं, तो यहाँ से पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, स्किलहेमिन्थीस, प्लीटेहेमिन्थीस, यहाँ से और यानी पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल हैं सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, सो नॉट कॉर्डेट कहे जाते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समरी देखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा कि किस तरीके से पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो एक बार आंख बंद करके सभी लोग रिवाइज करें कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पॉइंट है आपका जो है सिमेट्री है, तीसरा पॉइंट है आपका जो है कि जो है तीसरा पॉइंट है क्या है, तीसरा पॉइंट याद करिए, तो तीसरा पॉइंट है आपका सिगमेंटेशन है, इसके बाद सिलोम है, इसके बाद नोटोकॉर्ड है। तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 अपने दिमाग में रख करके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, मोस्टली जो असिमेट्रिकल होते हैं। समरी यहाँ पे आपके सामने है, ये असिलोमेट होते हैं, एग्जाम्पल फाइलम है पोरीफेरा। इसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जो है ऑर्गन सिस्टम टिश्यू लेवल पे जो है दो। अब इसके बाद क्लासिफाई करेंगे कि बॉडी ऑफ सिमेट्री कैसी है, तो एक होगा बायलेटरल, एक होगा रेडियल। रेडियल सिमेट्री को में जो है ऑसिलोमेट आते हैं जिसमें कि सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा आए जाएंगे। इसके बाद बायलेटरल बॉडी ऑफ सिमेट्री वाले में जो है विदाउट बॉडी कैविटी ऑसिलोमेट आएंगे। प्लेटी हेलमिन्थीज हो गया, विथ फॉल्स सिलोम सीडो है प्लेटी एसके हेलमिन्थीज हो गया, और विथ ट्रू सिलोम में आ जाएंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और लाइक दैट। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग आज समझ पाए कि व्हाट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स आर। और आगे के इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आगे सेकेंड पार्ट में हम लोग लेकर के आएंगे एक डिफरेंट एनिमल्स का जो है क्लासिफिकेशन, यानी पोरीफेरा से लेकर के और लास्ट मैमल यानी ह्यूमन बीइंग तक किस तरीके से 1 बाय 1 इवोल्यूशन हुआ, 1 बाय 1 कैसे क्लासीफाई किया गया, उसको समझेंगे। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।